Hi, good evening, everyone. A very warm welcome to our today's session on commodity derivatives market. आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली समझेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन बेसिक टर्म्स क्या होता है. अंडर द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम आज हम इस चीज़ को समझेंगे. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द ओवरव्यू कि कमोडिटी इकोसिस्टम इंडिया में किस तरीके से स्टार्ट हुआ था. कमोडिटी ट्रेडिंग 19 सेंचुरी से चलती आ रही है, जब बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ था. उसके बाद 1910 और 1930 के बीच में और कुछ कमोडिटीज ट्रेड होनी स्टार्ट हुई थी, जस्ट लाइक ऑयल सीड्स, रॉ जूट. देन एफएमसी, फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन, वो स्टैब्लिश हुआ था 1953 में. जिसके बाद ऑन एंड ऑफ लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में थोड़े से बैन्स होने लग गए थे. देन इन 2001 स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट ऑफ कमोडिटीज़ जो कि अलाउड होनी चाहिए थी ट्रेडिंग के लिए, उसको एक्सटेंड करा, यानी उसको बढ़ाया. एंड देन 2003 में तीन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हैं वो स्टैब्लिश करे थे. तीन नेशनल लेवल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टैब्लिश करे थे. एंड 2015 onwards, September 2015 onwards, SEBI, which is Securities and Exchange Board of India, वो हमारे रेगुलेटर बने थे कमोडिटी मार्केट्स के, जब FMC और SEBI का मर्ज हुआ था सितंबर 2015 में. तो इस तरीके से अभी तक कमोडिटी एक्सचेंजेस और कमोडिटी इकोसिस्टम इंडिया में चल रहे हैं. एंड सेबी के आने से 2015 में, जब से सेबी ने टेक ओवर करा है, तब से आने में बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे. कमोडिटी एक्सचेंजेस में इंडिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से है. तो इनिशियली गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट लेवल पर वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये वर्क करती है. एंड अंडर सेबी वी हैव 5 नेशनल एक्सचेंजेस, NCDX, MCX, ICX, NSE एंड BSE. तो ये सभी 5 एक्सचेंजेस सेबी के अंडर सेबी के रेगुलेटरी फॉर्म्स के साथ काम करती हैं. नाउ सेबी के आने से 2015 में, जब सेबी ने टेक ओवर करा था, उसके आने से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं कमोडिटी मार्केट में, और एक रेगुलेटरी सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला है. 2017 में सेबी परमिटेड ऑप्शंस इन कमोडिटी मार्केट्स एंड ऑल्सो कैटेगरी 3 AIFs. इन सेम ईयर इन सितंबर सेबी ने परमिट करा था कि जो भी हमारे इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स हैं बैंक के उसको उन्होंने कंबाइन करा था स्पेसिफिकली. देन बैंक सब्सिडीज को अलाउ करा था, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो बैंक को अलाउ करा था एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर. 2018 में FPIs परमिट करे गए थे. 2019 में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करा था, यानी म्यूचुअल फंड्स और PMS को अलाउ करा था कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम में आकर काम कर सकें. एंड 2019 से टुडे वी आर सिटिंग इन 2021. सो हम देख सकते हैं काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने, PMSs ने अपने एक्सपोजर्स कमोडिटी डेरिवेटिव में रखने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड which has actually impacted the market in a very positive way. Then very recently, जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को अलाउ करा था. एंड आप मार्केट में जैसे देख सकते हैं दैट वी हैव various indices available in the commodity derivative market, like we have bullions index, we have metal index, we have agri index. So इस प्रकार से हमारे पास indices भी available है अब मार्केट में for trading. अभी समझते हैं कि डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टीज के बीच में फैसिलिटेट करा जाता है बाय द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. एंड इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अंडरलाइंग एसेट होता है, विच कैन बी एनीथिंग, स्टॉक्स, करेंसी, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, कुछ भी. यही डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग जब कमोडिटी बन जाता है तो उसको हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स कहते हैं. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इन दो तरीके से आप डेरिवेटिव मार्केट में आ सकते हैं. बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसके थ्रू आप डेरिवेटिव मार्केट में एंटर कर सकते हैं. कमोडिटी डेरिवेटिव जैसे हमने समझा, जिसकी अंडरलाइंग कमोडिटीज हो. कमोडिटीज में बेसिकली आप इन्वेस्ट कर पाएंगे
टू अ सर्टेन एक्सटेंट विदाउट एक्चुअली हैविंग दैम। तो इसके अंदर आपका सोयाबीन, चना, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, सोयाबीन या फिर रिफाइंड सोया ऑयल, तो जिस भी प्रकार की कमोडिटीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, तो उनको हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स कहते हैं, जो कि आप अक्रॉस द एक्सचेंजेस ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज का रोल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? सो एक्सचेंज पर आकर ट्रेड करना फ्यूचर्स मार्केट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज फर्स्ट आपको यहाँ पे प्राइस रिस्क मैनेज होता है। आप एफिशिएंटली अपने प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, यानी प्राइस का उतार चढ़ाव जो है आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रहता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे आपको कुछ किसी भी प्रकार की डिसीजन लेनी होती है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी और इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं रहता है, जो कि हमारी एक्चुअल डब्बा ट्रेडिंग या फिर फिजिकल मार्केट में जो काम होता है वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आपका काउंटर पार्टी रिस्क बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। ट्रेड एफिशिएंसी रहती है और ट्रेड पूरा होने का भी आपका यहाँ पे गारंटी रहता है, बिकॉज फॉर एवरी बायर ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म व्हेन यू सी, तो वी हैव टू और मोर देन दैट सेलर्स ऑल्सो। यहाँ पे आकर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगा। एंड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज पर प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है एंड ऑल्सो प्राइस डिस्कवरी का भी ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आप प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं। सो एक्सचेंज का होना, एक्सचेंज पर ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो आवर हार्ड अर्न्ड मनी। Now coming to the products that are traded on NCDX platform, so commodities में specifically if I talk about agri commodities, so NCDX का more than 80% share है agri commodity market में। so यहाँ पे हर टाइप के बास्केट आप देख सकते हैं, सीरियल पल्सेस से लेकर शुगर, गुआर कॉम्प्लेक्स, ऑयल एंड ऑयल सीड्स एंड इवन मेटल्स विच इज आर रिसेंटली लॉन्च। तो आप देखेंगे सीरियल पल्सेस में हमारे पास चना, बाजरा, बार्ले, वीट। स्पाइसेस में यानी मसालों में हमारे पास जीरा, धनिया, हल्दी, ये सब स्पाइसेस अवेलेबल हैं। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में वी हैव सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, सरसों, कुकुड यानी खल, कैस्टर सीड यानी अलसी जिससे हमारा अलसी का तेल निकलता है। देन वी हैव गौर कॉम्प्लेक्स। इन फाइबर्स कॉटन कॉम्प्लेक्स में वी हैव कपास। स्वीटनर्स में वी हैव शुगर, गुड़ एंड इन मेटल्स वी हैव स्टील लॉन्ग। सो एनसीडीएक्स पर ये सभी कमोडिटीज जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। सो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अभी हर एक कॉन्ट्रैक्ट में, हर एक कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है जो कि रेगुलेटेड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन में आपको दो अलग तरीके के पैरामीटर्स दिखते हैं, जैसे ट्रेड पैरामीटर्स एंड रिस्क पैरामीटर्स। तो ट्रेड पैरामीटर्स में हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेडिंग यूनिट कितनी है, हम डिलीवरी कितने यूनिट्स में कर सकते हैं, हमारा टिक साइज क्या है, बेसिस सेंटर क्या है, या फिर एडिशनल डिलीवरी सेंटर क्या है, अगर किसी को डिलीवरी लेनी है तो डिलीवरी सेंटर क्या है, ट्रेडिंग करने का टाइम कितना रहता है, कितने से कितने बजे तक ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो इफ आई टॉक अबाउट एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म, सो एनसीडीएक्स पर मेजरली कमोडिटीज 9 to 5 अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। दो तीन कमोडिटीज ऐसी हैं जो कि आफ्टर 5 अवेलेबल रहती है, रात को 9 बजे तक। सो दिस इज द टाइम फॉर द ट्रेडिंग। ऑल्सो यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स पता चलते हैं कि किस क्वालिटी का माल यहाँ पे ट्रेड होता है। सो उस विच कंटेन्स आपका मॉइस्चर कंटेंट, आपका Hello. एडेड वैल्यूज। Hello. यस। Sorry for the interruption, but are you sharing the screen? Because the slide is still frozen on the first one, title slide. ओके, थैंक यू शंकर, आई विल जस्ट चेक इट वंस।
Is the screen available, visible now? It is visible, but it's still on the title slide, the first slide. So is it like moving now? Yeah, now it's moving. Okay. Okay, so thank you so much. So I'll just go to the main slides, what we discussed. The initial thing which is very important for us to know is the commodities which are present on the exchange platform. So these are the commodities which are there. So you can see that we have a lot of varieties. मतलब सारी ही basket available है, cereal pulses, मसाले, oil and oilseeds, GOR complex से लेकर sweeteners तक. So इन सभी commodities में आप NCDX platform पर trade कर सकते हैं. सो इन सभी कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन. सो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एक वैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्सचेंज की तरफ से रिलीज करा जाता है, वेयर इन वी गेट द पैरामीटर्स कि हमारे ट्रेड पैरामीटर्स क्या है और रिस्क पैरामीटर्स के लिए क्या क्या चीज़ है. तो जैसे मैंने बताया ट्रेड पैरामीटर्स में हमारे बेसिस सेंटर आता है कि किस लोकेशन से हमारा कमोडिटी ड्राइव हो रहा है, क्या इसकी ट्रेडिंग यूनिट है, इसका टिक साइज क्या है, एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स कौन से हैं मार्केट में, टाइमिंग्स क्या हैं. तो जैसे मैंने बताया मेजर कमोडिटीज़ की टाइमिंग 9 to 5 है. कुछ दो कमोडिटीज़, तीन कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो कि रात को 9 बजे तक भी अवेलेबल है. क्वालिटी पैरामीटर्स विच टॉक्स अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट, एडिशनल जो हमारे फॉरेन मैटर्स होते हैं वो कितना अलाउड होता है, या फिर हमारे अंदर इसके व्हाट काइंड ऑफ सैम्पल साइज इज देयर. तो ये सभी क्वालिटी में आता है. डिलीवरी स्पेसिफिकेशन में आता है कि हमारा डिलीवरी किस तरीके का है. तो मेजरली इफ आई टॉक अबाउट एग्री कमोडिटीज, तो एनसीटीएक्स पर मेजर कमोडिटीज कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं. यानी जब हमारा एक्सपायरी होता है तो तब एक्सपायरी के पास हमारा डिलीवरी जो है वो कंपल्सरी लगने लग जाता है. आपकी सेटलमेंट डिलीवरी पर ही रहती है अगर हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई या फिर रोल ओवर नहीं हुई नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में. So majorly वो है, but we do have few commodities like refined soya and कपास and agridex which is an index. So ये तीन चीज हमारी कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स है जहाँ पे डिलीवरी का कोई रोल नहीं है. Then comes the due date or the maturity date which is nothing but the expiry date. So हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी होता है. So now if we are sitting in the month of May, तो मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हमारा 20th मई को एक्सपायर हो चुका है. सो फॉर ऑल द एग्री कमोडिटीज दैट वी हैव ऑन आवर प्लेटफॉर्म, सबकी एक्सपायरी हर महीने की 20 तारीख को होती है. और 20 तारीख से 5 दिन पहले यानी 16 ऑनवर्ड्स हमारा स्टैगर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, वेयर इन द पीपल दे स्टार्ट मार्किंग देयर पोजीशंस फॉर द डिलीवरी. अगर डिलीवरी नहीं लेनी है तो टिल दैट टाइम वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ में चले जाते हैं. बट अगर डिलीवरी मार्क करते हैं तो इस ड्यूरेशन में उनको डिलीवरी मार्क करनी ज़रूरी होती है. रिस्क पैरामीटर्स में हमारा आता है कि हमारा मार्जिन कितना है. तो अगर डेरिवेटिव मार्केट में हमें अपनी पोजीशंस लेनी है सो वहाँ पे हमारा मार्जिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो टू एंटर इनटू डेरिवेटिव मार्केट यू विल हैव टू कम इन थ्रू मार्जिन. सो मार्जिन भी अलग तरीके के होते हैं, जैसे इनिशियल मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, प्री एक्सपायरी मार्जिन, इस तरीके के, विच इज नथिंग बट सम परसेंटेज टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. देन आपका डेली लिमिट की प्राइस फ्लक्चुएशन पर कितना डेली लिमिट लगता है. देन ओपन पोजीशन पर कितनी लिमिट है, बी इट बी मेंबर वाइज और क्लाइंट वाइज. तो ये सभी रिस्क पैरामीटर्स हैं जो हमें टेक केयर करना होता है. So now this actually talks about the demographic influence of the agri commodities जो कि एनसीजीएक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. सो इफ यू सी यहाँ पे मेजरली हमारे जो कमोडिटीज हैं वो 4 to 5 स्टेट्स में रहते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स ऑल्सो. तो ये वो लोकेशंस हैं जहाँ से स्पॉट प्राइजेस आते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो आप देख सकते हैं चना, जैसे चना का बेसिस इज बीकानेर विच कम्स इन राजस्थान. सोयाबीन रिफाइंड सोया का इंदौर में है. ग्वार कॉम्प्लेक्स का जोधपुर है विच इज अगेन राजस्थान. देन इफ यू कम डाउन तो वी हैव टर्मरिक यानी हल्दी, तो इसका निजामाबाद में है. देन स्टील इज इन मंडी गोबिंदगढ़ विच इज योर पंजाब, गाजियाबाद.
region, and then we have Gur, which is Muzaffarnagar, तो again the UP region. तो आप देखेंगे कि डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस इसका ऑलमोस्ट हर जगह है, एंड सारी कमोडिटीज़ हमारी अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर डिलीवरी पर्पसेस. नाउ कम्स द पार्टिसिपेंट्स. अब किस तरीके के पार्टिसिपेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए. तो हर किसी का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आकर पार्टिसिपेट करने का एजेंडा डिफरेंट रहता है. सो देयर विल बी पीपल इन द मार्केट जिन्होंने एक्चुअली में फिजिकल में उनके पास माल होगा, तो अभी उनको प्राइस मूवमेंट का रिस्क है कि वो बढ़ सकता है, घट सकता है, तो वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पोजीशंस को हेज करेंगे. तो ऐसे में हम इन पार्टिसिपेंट्स को हेजर्स बोलते हैं, जो इक्वल एंड ऑपोजिट पोजीशन लेकर दे कम टू द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू मिटिगेट देयर रिस्क. So these are the hedgers. Then are the arbitrageurs. तो arbitrageurs basically क्या करते हैं, जो अपना स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर्स मार्केट के बीच में अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, और इवन फ्यूचर टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं, लाइक दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं. तो दीज आर द पीपल नोन एज आर्बिट्राजर्स. स्पेकुलेटर्स आर द पीपल जिनको एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट रहता है कि आइदर आई एम पॉजिटिव और नेगेटिव इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो वो स्पेकुलेटर्स हो गए. Then comes up are the retail participants, which are the most important participants. How abhi everybody has their agenda, so even retail participants would want to come and diversify their portfolio. तो बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए कमोडिटी मार्केट में आने का एक मेन मकसद होता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, सो दैट उनको जहाँ पर रिस्क लग रहा है वो इसके थ्रू मैनेज आउट हो जाए. हाउ? बिकॉज यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट को फायदा किस तरीके से रहेगा, इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वोलेटिलिटी. इफ यू सी द वोलेटिलिटी, तो यू कैन easily make out that commodities are a good bet to be in, be it be for a short term or a long term trend. Also, commodity markets, and if I specifically talk about agri commodity markets, तो वहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है. तो जैसे कि हमारा मानसून कैसा जा रहा है, व्हाट आर द गवर्नमेंट इम्प्लीकेशंस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी एक्स्ट्रा लगी है या कुछ हटाया है, या फिर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, अराइवल कितना हो रहा है, तो ये सब डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एग्री कमोडिटीज़ को. तो इसलिए फॉर रिटेल क्लाइंट्स it is very important and very beneficial as well to participate in the commodity derivative markets. Now how retail clients they can come in? तो आप डायरेक्शनल व्यू पॉइंट भी ले सकते हैं, आइदर अ डायरेक्ट बाय और अ डायरेक्ट सेल. आप कैलेंडर स्प्रेड्स भी कर सकते हैं, यानी आप दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में अपना ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. तो उसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, मार्जिन का फ़ायदा मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा, बिकॉज हमारा पोजीशन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में रहेगा, ऑपोजिट ऑफ कोर्स. देन आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑप्शंस. तो ऑप्शंस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट टू पार्टिसिपेट इन द डेरिवेटिव्स मार्केट. So now futures में most of the commodities are there on futures. ऑप्शंस एंड गुड्स में हमारे पास 7 कमोडिटीज़ हैं जो कि एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि मस्टर्ड सीड यानी सरसों, चना, वीट, ग्वारगम, ग्वार सीड एंड मेज. तो ये कुछ 7 कमोडिटीज़ हैं जो एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है फॉर ऑप्शंस एंड गुड्स. Now if you'll see, so we'll see that how what is an agridex. So basically agridex क्या है? Agridex हमारा इंडेक्स है, कमोडिटीज का इंडेक्स है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर द एग्री कमोडिटीज. तो अभी जस्ट लाइक हमारा निफ्टी 50 जहाँ पे इक्विटी मार्केट में हमारी 50 कंपनीज हैं जिसके ऊपर हमने निफ्टी 50 बनाया है, और फॉर दैट मैटर सेंसेक्स है जहाँ पे 30 कंपनीज को लेकर हमने सेंसेक्स बनाया है. तो सिमिलरली एग्रीडेक्स हमारी 10 एग्री कमोडिटीज को मिलाकर बनाया गया है. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो 10 कमोडिटीज हैं वो कौन सी हैं? चना, कुकुड, ग्वारसीड, ग्वारगम,
जीरा, RM सीड, सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, हल्दी एंड कैस्टर। सो ये वो 10 कमोडिटीज हैं जिनको कंबाइन कर कर, जिनका कॉम्पोजिशन बनाकर हमने एक प्रोडक्ट निकाला है विच इज एग्री इंडेक्स। तो बीइंग अ रिटेल क्लाइंट, आप एग्री इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज एग्री इंडेक्स इज टोटली कैश सेटल्ड। इट इज जस्ट लाइक योर एनी अदर इंडेक्स। टोटली कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर डिलीवरी का कोई रोल नहीं है। एंड डिलीवरी का कोई रोल होने नहीं होने से फायदा हमें ये मिलता है, हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, आइदर डायरेक्शनल और स्प्रेड्स, और वट एवर वी फील इज गुड। सो इंडेक्स में ट्रेड करना हमारे लिए एक सेफ पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि ये हमें एग्री मार्केट का एक ओवरऑल डायरेक्शन बताएगा कि हमारी एग्री मार्केट कहाँ जा रही है। जैसे निफ्टी 50 हमें बताता है कि ओके हमारी इक्विटी मार्केट्स कहाँ गाइड कर रही है, इज इट लाइक डाउन या फिर अप, किस टाइप से। वैसे ही एग्रीडेक्स हमारी एग्री मार्केट को डिराइव करती है, डायरेक्शन इंडिकेटर देती है, एक डाइवर्सिफाइड बास्केट हो जाता है। अगर आप 10 अलग कमोडिटीज में एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इंडेक्स के थ्रू आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप 10 कमोडिटीज में एक साथ अपना एक्सपोजर बना पा रहे हैं। जस्ट लाइक अगर हम निफ्टी 50 में निफ्टी 50 का अगर हम फ्यूचर्स देखते हैं या ऑप्शंस देखते हैं, तो वी फील गुड कि हम वी आर वर्किंग इन एन इंडेक्स। तो सिमिलरली एग्री इंडेक्स में भी हमें इस चीज़ का फायदा मिलेगा। एक ये रियल टाइम कैलकुलेशन रहती है, एक बेंचमार्क की तरह ये काम आता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। एंड इसका कोरिलेशन दूसरी एसेट क्लासेस से काफ़ी लो है। सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट अगेन आर इक्विटी मार्केट या फिर गोल्ड सिल्वर, तो ये जो दूसरे एसेट क्लासेस है इसका कोरिलेशन काफी एकदम नेग्लिजिबल है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत कम है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्रीडेक्स प्रोफेशनली मेंटेन करा गया है एनएससी इंडाइसिस के थ्रू। सो एनएससी इंडाइसिस जो कि बाकी सारे इंडाइसिस को मैनेज करती है, एग्रीडेक्स भी उन्हीं के थ्रू मैनेज करा जाता है, लेकिन ट्रेड वो एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर होता है। हमारे तरफ से एक्सचेंज की तरफ से रिसर्च असिस्टेंस जाती है। लाइक हम लोग डेली बेसिस पर एक हीट मैप शेयर करते हैं, कमोडिटी स्पेसिफिक रिपोर्ट शेयर करते हैं, जहाँ पे आपको डे के बारे में पता चलता है कि कमोडिटी का क्या व्यू पॉइंट है, किस तरीके से वो वर्क कर रही है आगे, उसके फंडामेंटल रिपोर्ट्स क्या है, ईडीडी स्टॉक रिपोर्ट क्या है कि वेयर हाउस में कितना कितना माल है हमारे पास, मंथली कमोडिटी रिपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स डिलीवरी रिपोर्ट्स कि कितना कमोडिटी कितने एमटीज का किस लोकेशन पर एलोकेट हुआ है। तो इस तरीके की हमारे पास वी डू पब्लिश द रिपोर्ट्स, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर सच रिपोर्ट्स। And also you can follow us on LinkedIn, Facebook, YouTube to find out more insights on the commodity derivatives along with SEBI's website जहाँ पे आपको और information मिल सकती है। नाउ एज अ इन्वेस्टर हमको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? तो एज अ इन्वेस्टर हमको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू करना चाहिए, जहाँ पे हम अपना केवाईसी फिल करेंगे और केवाईसी मैंडेट के बारे में सब कुछ जानेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नोट लेंगे सो दैट वी नो कि वो पूरा प्रॉपरली साइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट है। हम क्रॉस चेक करेंगे ट्रेड वेरिफिकेशन के लिए, एंड पेमेंट जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है या किसी भी तरीके का M2M ऑब्लिगेशन जो हमें टाइम पर देना है, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड अगर हम पेमेंट नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सो एज ए इन्वेस्टर आपकी यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि आप किसी भी अनऑथराइज इंटरमीडिएटरी के साथ ना सेटलमेंट करें किसी भी गारंटी के ऊपर, या कुछ भी फ्रॉड हो सकता है बिकॉज। एंड आप अपने स्टेटमेंट्स वगैरह देखिए, और अपने ब्रोकर से आप अपने स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा। एंड आप बिफोर स्टार्टिंग आप प्लीज़ अपना रिस्क डिस्क्लोजर पढ़िए, कोई भी ऑफ मार्केट ट्रेड नहीं करिएगा
बिकॉज ऑफ मार्केट ट्रेड करने से आपका रेगुलेटेड नहीं होती है वो मार्केट, एंड इट कैन लीड यू टू इश्यूज, प्रॉब्लम हो सकती है हमें। मार्केट र्यूमर्स में ना पढ़िए कि मार्केट में क्या र्यूमर हो रहा है, आप रिपोर्ट्स पढ़िए जो हम लोग पब्लिश करते हैं, सेबी पब्लिश करता है। कोई भी एडवर्टीजमेंट्स या फिर कोई भी अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट्स या रिपोर्ट्स या प्रिंट मीडिया के थ्रू जो भी हमें कम्युनिकेशन आता है उस पर ज़्यादा भरोसा ना करें। जो रजिस्टर्ड चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू कोई कम्युनिकेशन आ रहा है तो उन सब पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी र्यूमर्स पर आप विश्वास ना करिए और बिल्कुल सेफली अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस अपनाइए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज टिक साइज एंड प्लीज क्लैरिफाई ऑल द कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स ऑन एनसीडीएक्स। तो रामचंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। सो टिक साइज क्या होता है? टिक साइज बेसिकली, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आप अपने इक्विटी मार्केट में जब हम देखते हैं हमें पता चलता है कि हमारा कोई भी शेयर है जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट पर मूव कर रहा है, फिर चाहे वो 1 रुपए के डिफरेंस पर मूव कर रहा है या 2 रुपए के डिफरेंस पर मूव कर रहा है या 50 पैसे के डिफरेंस पर मूव कर रहा है, तो उसको हम टिक साइज बोलते हैं। तो सिमिलरली एग्री कमोडिटी मार्केट्स में भी टिक साइज होता है, मतलब यानी जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज चना है, ठीक है? तो चने का भी एक टिक साइज रहेगा कि कितने प्राइस की मूवमेंट में वो मूव कर सकता है। इज इट लाइक 1 रुपी के डिफरेंस में, 2 रुपीज के डिफरेंस में, कितने रुपीज के डिफरेंस में कर सकता है। तो चना की अगर मैं बात करूँ तो चने का टिक साइज अपना 1 रुपया है। तो अगर सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया है, लेट्स सपोज 5,000 रुपए का मेरा प्राइस चल रहा है, ठीक है? तो अगर वो 5,001 होता है तो मुझे पता चला है कि वो 1 टिक मूव हुआ है। अगर वो 5,005 होता है तो मुझे पता चल रहा है कि वो 5 टिक मूव हुआ। तो दिस इज नोन एज द टिक साइज, कि कितने रुपीज का हमारा प्राइस डिफरेंस रह सकता है, 1 रुपी, 2 रुपीज, 50 पैसा, इस टाइप से। एंड कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सर? कैश सेटल्ड प्रोडक्ट वो होते हैं जहाँ पे आपका जो सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है। जैसे जितनी भी सेटलमेंट होती है, फाइनल सेटलमेंट कैश में होती है। ओके, तो जैसे कि रिफाइंड सोया एंड कपास एंड एग्रीडेक्स, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर जो कि कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स हैं। यानी इनमें डिलीवरी का कोई रोल नहीं है, इनकी डिलीवरी नहीं लगती है, ये टोटली कैश सेटलमेंट होता है इनका। तो 2 प्रोडक्ट और एक इंडेक्स हमारा कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो वी कैन टेक अप। ओके, सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ दैट वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, so we'll close our session right now. So thank you so much everyone for your presence, and really apologies for the technical issues that was being faced during the session. So thank you so much. Have a nice day.